हाँ चलो। हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसकी स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर की। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड स्कल्पचर आर्किटेक्चर, हमने देखा एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग जो था, जो डिटेल में हमें देखना बाकी है। हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि जो मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, वहाँ का टाउन प्लानिंग जो है बहुत ही ज़्यादा वेल नोन और बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल हायर लेवल पे था। तो वो कैसा था, क्या था, वो आज हमें देखना है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, देन हमें स्टार्ट करना है से टाउन प्लानिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, किसकी, मोहेंजोदड़ो की कैरेक्टरिस्टिक्स के। इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स यही ज़्यादा पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछी जाती, हड़प्पा एंड ऑल, बट ये ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, उसमें थोड़े बहुत पॉइंट गिवन है कंपेयर टू दिस, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स गिवन है, तो ये ज़्यादा पूछी जाती है। तो इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया है, मोहेंजोदड़ो का जो सिविलाइजेशन का जो स्टार्ट हुआ था, मतलब 1922 में जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था एक्सकेवेट करना, तब जाके पता चला था उसके बारे में। तो क्या क्या पता चला था, जो अभी एक्चुअली कहाँ पर है, पाकिस्तान में है वो जगह। ओके, लारखान डिस्ट्रिक्ट। तो बात करते हैं हम क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन, जो टाउन है उसके कंस्ट्रक्शन ही इतना अमेजिंग था, उतना अच्छा था कि वही उसकी सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। क्या था उसमें, दैट इज म्यूनिसिपल कंपोजिशन से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग, मोहेंजोदड़ो इज द बेस्ट। टाउन प्लानिंग की अगर बात करें तो सभी की कंपेयर करें तो उसमें सबसे अच्छा कौन है, मोहेंजोदड़ो में जो टाउन प्लानिंग हुई थी वो। Houses were built on high plinth to protect them from floods and dampness। तो क्या बोल रहे हैं कि जो घर है वो हाई प्लिंथ लेवल, मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं ना, उम्रो नहीं बोलते, मतलब हमारा जो घर है, सपोज ये हमारा घर ऐसे, यहाँ पर घर है और यहाँ पे ऐसे सीढ़ी है, तो थोड़ा ये जो रोड है वो रोड लेवल से इतना ऊपर है। जैसे कि तुम यहाँ से आते हो तो ये लास्ट जो फर्स्ट वाला, ये रो में जो फर्स्ट वाला घर है वो देखना, मतलब जो हम रोड पे चलते हैं तो उनका दरवाजा यहाँ आता है। ओके, मतलब देखो रोड से उनकी घर की हाइट, जो उनका गेट है, इतने लेवल पे है। ओके, कितना ऊपर है, इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। मतलब फर्स्ट जो घर का जो ग्राउंड लेवल हो वो होता है तुम्हारा प्लिंथ लेवल। तो रोड से ये कितना ऊपर, तुम अभी जाते समय देखना कितना ऊपर है रोड से, मतलब कितना भी पानी भर जाए, उनके घर में पानी तो सबसे लेट में जाएगा। अपने घर में यहाँ पे आते हो तो कैसा होता है, ऐसे नीचे उतरते हैं, रोड लेवल से ऐसे नीचे उतरते हैं। तो नीचे उतरना मतलब क्या, दैट इज नॉट गुड। पानी आएगा तो पहले ही वहीं भरेगा जहां गड्ढा है। ओके, जो लेवल डाउन है। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो अभी लेटेस्ट में कंस्ट्रक्शन किया, ये तो सपोज 30 इयर्स ओल्ड कंस्ट्रक्शन है। ओके, उन्होंने से 3 इयर्स ओल्ड कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो जो लेटेस्ट में करेंगे तो वो तो अपना हाइट बढ़ा देंगे, क्योंकि रोड की हाइट भी तो बढ़ती है सालों साल। अभी जैसे रोड बिगड़ जाए और फिर से नया रोड बनाए तो क्या होगा, उसके ऊपर ही बनाएंगे, ऐसा थोड़ी कि सब कुछ खुदाई करने के बाद वो करेंगे, उसी के ऊपर बना दिया, फिर उसी के ऊपर, उसी के ऊपर। तो रोड की लेवल तो बढ़ती जाएगी जब तुम उसको रिकंस्ट्रक्ट करो तब, लेकिन घर थोड़ी बार बार रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम, एक बार बना तो बना, लाइक दैट। तो उसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। तो क्या किया जाता था, हाउसेस वेयर ऑन अबोव द प्लिंथ लेवल, मतलब कैसे है, देखो बहुत ज्यादा प्लिंथ लेवल रखा जाता है, ये रहा, ऑन अ हाई प्लिंथ लेवल, ज्यादा प्लिंथ लेवल रखा जाता है। क्यों, जिससे फ्लड और डैम्पनेस मतलब जो वाइब्रेशन होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, ओके, तो वैसी कोई सिचुएशंस है, और से फ्लड आ गया, पानी बहुत ज्यादा पानी आ गया है, तो ऐसी हाई प्लिंथ होगा तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा नहीं। इसीलिए तो देखो गांव में भी और टाउन में भी अगर जब भी फ्लड आए तो कहाँ सबसे जल्दी पानी आएगा, जो लो एरिया है, मतलब हाइट वाइज जो लो एरिया है। क्यों, क्योंकि पानी कैसे ऐसे ऊपर से नीचे ही बहेगा ना, तो ऐसे पानी बह रहा है, और ऐसा समझो कि ये साइड गड्ढा है, ये साइड ऐसे ऊपर चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाई करनी है, और ये साइड गड्ढा है, तो पानी ऐसे ऊपर थोड़ी चढ़ेगा, पानी तो यहाँ ऐसे आके ऐसे करके चला जाएगा, जो साइड कम है वो साइड। ओके, तो वैसे सिचुएशन से प्रोटेक्शन मिलेगा, हाई प्लिंथ लेवल रखा है इसलिए।
The houses of the rich people were doubled storied, मतलब डबल स्टोरीड, दो माला जो बोलते हैं ना, ओके माला, that is double storied, having 5 to 7 rooms. तो जो rich people होते हैं वो डबल स्टोरीड बिल्डिंग और हाउसेज होते हैं उनके, और 5 to 7 रूम्स होते हैं. while those of poor people, जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब होते हैं, उनके वेर सिंगल स्टोरीड, उनका वैसे डबल स्टोरीड नहीं होता, सिर्फ सिंगल स्टोरीड ही हाउस होता है. एंड ऑफ से 2 to 3 रूम्स. तो उनके कितने होते हैं? 2 to 3. याद रखना, उनके कितने होते हैं? 5 to 7, और इनके कितने होते हैं? 2 to 3. The town was fortified. Fortified मतलब किले बंदी. ओके, तो ये जो टाउन है उसको पूरा का पूरा फोर्टिफाइड किया हुआ है, मतलब कि पूरे जो टाउन है उसके आसपास पूरे किले बंदी, मतलब नहीं ऐसे बड़ी बड़ी दीवारें रख दी जाती, जैसे कोई किला है. अब हम कहीं राजस्थान घूमने जाओ या पर्टिकुलर कोई भी स्टेट में अगर तुम किला देखने जाओ तो उसकी जो बाउंड्री होगी वो बहुत ज्यादा, जैसे हमारे घर की भी बाउंड्री होती है ना, ऐसा थोड़ी होता है. वो घर देखो वो कैसे आया और डायरेक्टली वो जो लास्ट वाला है डायरेक्टली घर ही स्टार्ट हो गया. लेकिन हमारे घर पहले के जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसे नहीं होंगे. कैसे होंगे? पहले बाउंड्री होगी, बाउंड्री के बाद थोड़ा एरिया होगा, उसके बाद मेन रूम स्टार्ट होता है. ऐसा नहीं कि ऐसे रोड के बाद जैसे ही आए तो डायरेक्ट घर पे ऊपर एंट्रेंस पे ही खड़े रह गए. थोड़ा लेवल होता है, थोड़ा डिस्टेंस होता है. दैट मीन्स के वो जो डिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फोर्टिफाइड, मतलब कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर मतलब कि घर मेरा है, सपोज यहाँ पर घर है, ओके, ऐसे घर है, तो ये जो घर है वो घर के आजू बाजू, मतलब ये तो घर है लेकिन घर के आजू बाजू भी हम ऐसे नहीं बाउंड्री लगा देते हैं कि ये भाई ये बाउंड्री है कि मतलब कोई जानवर ना आ जाए, नहीं, हम बाउंड्री लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं कि कोई जानवर ना आ जाए, कुछ भी जो मतलब डरावना हो. ओके, जैसे गांव है तो वहाँ तो भाई कोई भी एनिमल आ सकता है, टाइगर भी आएगा, मतलब लेपर्ड भी आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो लोग आ जाए ना, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ना क्रिएट हो, इसलिए हम ये बाउंड्री रखते हैं. वैसे ही समझो कि ये टाउन है, ये पूरा का पूरा क्या है? टाउन है. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड मतलब किले बनाए जाते थे, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थी. क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे अटैक बहुत ज्यादा होते थे कि एक स्टेट ने दूसरे स्टेट पे अटैक कर दिया. ओके, तो अटैक कर दिया मतलब क्या? पहले थोड़ी ऐसे हवाई जहाज लेके ऐसे आके घुस जाते थे, ग्राउंड पे से ही आना है. ओके, ना मतलब नेवी थी ना एयरफोर्स था, ओनली मिलिट्री, आर्मी, मतलब सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ही सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी. तो ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें कर दी तो कैसे जाएंगे? फिर ऊपर चढ़ के जाएंगे, और चढ़ेंगे भी तो चढ़ेंगे कैसे? ओके, एटलीस्ट चढ़ने के लिए टाइम भी तो लगेगा. भले ही चढ़ लिया, चलो कोई प्रैक्टिस की है उन्होंने कि भाई यहाँ जाना पड़ेगा तो चढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी की है, लेकिन टाइम तो लगेगा. उतना टाइम उनको मिल गया ना सेफ होने के लिए, अटैक करने के लिए. ओके, तो वैसे फोर्टिफाइड किया जाता है. द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस इज ओपन्ड ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड. तो जो मेन हमारा एंट्रेंस होगा घर का वो साइड लेन्स में ओपन होगा, ना कि मेन रोड पे. मेन रोड पे घर का दरवाजा ओपन नहीं होगा, साइड लेन्स में होगा. जैसे कि हमारा वैसा नहीं है, जैसे कि तुम आओगे तो जैसे ही रोड से ऐसे एंटर होंगे तो डायरेक्टली क्या आएगा? ओपनिंग ही आएगा, एंट्रेंस ही आएगा. लेकिन वैसे नहीं, जैसे कि तुम यहाँ वो साइड से जैसे आते हो तो घर का ओपनिंग ये साइड रखा है, मतलब कोई रोड पे से आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली घर में एंटर कर सकता है, नहीं, आना है फिर घूम के फिर आना है, लाइक दैट. समझ में आया? मतलब जो ओपनिंग होती है, जैसे कि ये हमारा रोड है, ऐसा समझो, यहाँ ये रोड है. ओके, ये रोड है यहाँ पे ऐसे सीधा, तो मैं ऐसे रोड पे चल रहा हूँ और ऐसे डायरेक्टली आए तो घर में ही घुसे, वैसा एंट्रेंस होना चाहिए नहीं. तो सपोज एंट्रेंस, घर का एंट्रेंस है लाइक दिस, यहाँ पर एंट्रेंस है, तो मैं ऐसे रोड से ऐसे जा रहा हूँ, फिर ये घर में जाना है तो मैं ऐसे नहीं जा सकता, इसका एंट्रेंस ये साइड है, तो मुझे ऐसे घूम के ऐसे जाना पड़ेगा और फिर मैं घर के अंदर जा सकता हूँ. अंडरस्टूड? मतलब इसे बोला जाता है साइड लेन्स. साइड लेन्स मतलब साइड में. ओके, एक घर है तो जो हमने सपोज ये घर बना दिया तो भाई यहाँ पे रोड है तो रोड के सामने ही ऐसे दरवाजा होगा नहीं. दरवाजा कौन सी साइड होगा? ये साइड होगा और से ये साइड होगा. अंडरस्टूड? तो साइड लेन्स समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ओके, हाँ, ओके, चलो. रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस. जो स्टोर हाउस है,
किचन है, बाथरूम है, वेर फाउंड इन एवरी हाउस। तो सभी घरों में क्या पाया गया था कि जो स्टोर हाउस सभी घरों में था, मतलब सब घरों में स्टोरिंग के लिए एक पर्टिकुलर जगह थी। देन किचन, बाथरूम सभी घरों में पाया गया है। देयर वॉज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू कीप द हाउस एरी एंड वेंटिलेटेड। तो अच्छी क्वांटिटी में विंडो और डोर्स रखे हुए थे, जिसका फायदा क्या है, बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन होता है एंड टू कीप द रूम्स एरी, एरी मतलब एयर का फ्लो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आज की डेट में हम घर को बनाने के लिए अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे से ना करें तो लोग ऐसे ऐसे घर बना देते हैं कि वहाँ पे एयर फ्लो ही ना हो, एयर फ्लो ही ना हो, मतलब कि विंडो ही नहीं रखी या फिर पूरे रूम में एक विंडो रखी हुई है, हवा आएगी तो जाएगी कहाँ से, दूसरी भी तो चाहिए। ओके, सिर्फ एक ही जगह से आती ही रहेगी तो जाएगी कहाँ से, जहाँ से आएगी वहाँ से जाएगी। हाँ जाएगी, ऐसा नहीं कि जहाँ से आ रही है वहाँ से जा नहीं सकती, जा सकती है, बट ऐसा समझो वही डायरेक्शन में एयर का फ्लो है, तो इतनी फोर्स से यहाँ से एयर आ रही है तब तो तुम वैसे ही विंडो बंद रखोगे। ओके, तो फिर एयर सर्कुलेशन कहाँ से होगा। सपोज देखो यहाँ से एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा आ रही है तो मैं वो बंद रखूँगा, ये खोल दूंगा, तो एटलीस्ट यहाँ से उतना ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से आ रहा है तो मैं ये बंद रखूँगा, वो खोल दूंगा। समझ में आया। तो पर्टिकुलरली एयर और विंडो, सॉरी डोर और विंडो बहुत ही सही तरीके से चूज करने चाहिए जब घर डिजाइन कर रहे हो तब। अगर हम डायरेक्टली बाई कर रहे हैं नो ऑप्शन, लेकिन जब बाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट देखो कि कैसे है वेंटिलेशन, इनफ अमाउंट ऑफ विंडोज डोर्स रखे हुए हैं या नहीं। डोर तो रूम का एक ही होगा, चलो कोई बात नहीं, बट विंडो तो एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, एटलीस्ट। ओके, 1 तो होनी ही चाहिए, एक भी विंडो ही ना हो वैसा रूम का तो क्या करोगे। ओके, वैसा तो नहीं होना चाहिए जैसे होटल में होता है, कई कई होटल्स में जो चीप रेट पे मिलती है कि अंदर दरवाजे से घुसे कोई विंडो ही नहीं, सब बंद, सब कुछ बंद गए हो ऐसे होटल से, देखी होगी, मैंने तो देखी है। तो ऐसे रूम में गए सब कुछ बंद, ये साइड टीवी, ये साइड कुछ टेबल रख दिए, ये वो खत्म, और फिर रूम में से बाहर निकलो, एक ही रूम में से एंट्री बाहर, विंडो विंडो कुछ है ही नहीं। चीप रेट पे हो तो वैसी होती है। हाँ पैसे तुम ज़्यादा दो तो फिर तो ऐसे विंडो खोलो और सामने बीच दिख रहा है, तो वो तो भाई जैसे जैसे हम पे करेंगे वैसे वैसा हमें फैसिलिटीज़ मिलेगी। इसलिए देखना जो बड़ी बड़ी होटल्स है ना उसमें जो सी फेसिंग रूम्स होते हैं ना उसका चार्जेस ज़्यादा होता है, जहाँ से पूरा सी दिखे वैसी होटल्स। जैसे हम अभी गए थे कर्नाटका, तो हमारी जो होटल थी वो पूरा ऐसे मुरुडेश्वरा, ऐसे शिव जी की तुमने स्टैचू देखी होगी लेकिन नाम नहीं पता होगा, मुरुडेश्वरा नाम है। इतनी बड़ी स्टैचू है शिव जी की, ओशन के किनारे ही है। तो जैसे ही ऐसे विंडो खोले ना रूम की तो डायरेक्टली यहाँ पे बीच दिखता है और शिव जी सामने। तो मतलब तुम्हें कुछ ना करना हो ना तो बस ऐसे रूम में ऐसे बैठे रहो और देखते रहो, बीच दिखता रहेगा, शिव जी बहुत ही बड़े। ओके, बट व्यू ऐसा आएगा, बट फॉर दैट यू हैव टू पे। तो मतलब मैंने तो सारे लेवल का, जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे भी रूम में देखा है, क्यों देखा है, हम रहे हैं स्टार्टिंग लेवल पे। अगर तुम कॉलेज लेवल पे कहीं पे एग्जाम देने जाओ, कहीं पे नाइट स्टे करना पड़े तो वो होटल कम रेट पे ही ढूंढोगे हम, क्योंकि भाई पॉकेट मनी जितनी होगी उसने में कंप्लीट करना है तुम्हें, तो भाई कम रेट ही ढूंढेंगे कि कितना जितना कम हो उतना, वो भी जितने 4-5 दोस्त हैं उनका शेयरिंग में। ओके, तो भाई जितना कम रेट हो उतना, तो भाई विंडो नहीं है, अरे भाई नहीं चाहिए विंडो, जाना है सोना है, सुबह निकल जाएंगे, लाइक दैट। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके चलो, तो ये बात हो गई हाउसेस की। मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके, वो हो गया 5th चैप्टर या अभी बाकी है, हो गया पूरा हो गया। तो अब कौन सा करोगे, 8 हो गया है, चल आ रहा है वो 8 ट्रिग्नोमेट्री आता है। अच्छा, पूरा नहीं हुआ था डिस्कस, तो क्या करेंगे। और कोई चैप्टर कौन कौन से हो गए तुम्हारा, फर्स्ट 8.1 और 8.2? नहीं मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। चैप्टर्स कौन कौन से हो गए कंप्लीट, जो तुम्हें सेटिस्फाइड हो गए
एटलीस्ट तुमने ट्राई कर लिया, तुम्हें आते हैं, जो डाउट है वो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन तुमने ट्राई कर लिया और तुम्हें आते हैं। इससे तो सर 1 और 2 और 5th 3 थर्ड थर्ड वो आता है, मतलब डिस्कस हुआ है स्कूल में पहले। हाँ तो फिर थर्ड और वो जो ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 8.2 है वो ट्राई करो। 5th के डाउट लिखे हैं, डाउट नहीं है, लास्ट वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आ गए सारे न्यूमेरिकल्स। ओके गुड, ठीक है तो स्टार्ट करो जो भी करना हो, 8 वाला और से थर्ड वाला। ओके हाँ चलो, तो ये हमने हाउसेस की बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी रोड्स, कि भाई रोड्स कैसे। हाउसेस का याद रह गया, क्या देखा हमने, देखो ये हम ऐसे स्टोरी वाइज क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों बता रहा हूँ ऐसे बीच बीच में, कि तुम्हें याद रह जाए। स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाई अमीर लोगों के 5 से 7 रूम थे और 2-2 माले की बिल्डिंग, मतलब डबल स्टोरीड हाउसेस थे उनके, और पुअर के सिंगल स्टोरीड थे, ओनली ग्राउंड लेवल पे घर था उनके। 2 से 3 to 4 लिखो ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे 5 to 7 रूम्स थे उनके, 3 to 4 ही रूम्स थे। ओके देन जो विंडोज और डोर्स थे वो गुड अमाउंट में थे, जिससे कि जो एयर सर्कुलेशन है और वेंटिलेशन है वो सही होता रहे। जो घर का एंट्रेंस है वो साइड लेन में खुलता था, ना कि ऑन दी रोड साइड। ओके तो ये सारी चीजें हमने देखी, अंडरस्टूड, यही चीजें लिखनी है। अब रोड्स कैसे थे, तो देखो रोड्स आर दी मेन फीचर्स ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। भाई टाउन प्लानिंग का मेन फीचर्स है, इतने सारे फीचर्स है, घर कैसे थे, रोड्स कैसे थे, ड्रेनेज कैसा था, पब्लिक बाथ, पब्लिक बिल्डिंग, वो सब में से भी सबसे अच्छा क्या है, रोड्स। The roads were 9.75 मीटर वाइड, एमसीक्यू में आ सकता है, कितना वाइड है, 9.75 मीटर। हम मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट 10 मीटर। 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके मतलब कि ऐसा समझो, ये है ना, यहाँ से ये बोर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 मीटर है, कितना, 1 मीटर, वैसे 10 मीटर। तो मतलब ऐसा समझो, ये रूम में तुम कितने बोर्ड ऐसे लगा सकते हो, ये 1, ये 2 और ये 3 लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ऊपर से नीचे तक की हाइट कितनी है, 3 मीटर्स। ये एक स्टोरीड है, वो कितना है, 3 मीटर्स। वैसा दूसरा, तो मतलब ग्राउंड लेवल से हम अभी 2nd फ्लोर पे है, ग्राउंड लेवल 1st एंड 2nd फ्लोर पे है हम। ओके हाँ बोलो, हाँ देख लो, वो तो ले लो, पता नहीं होगी, देख लो। तो कितना है, देखो जैसे ग्राउंड लेवल से 3 एंड 3, तो टोटल कितने हो गए, 9 मीटर्स। समझ में आया, ग्राउंड लेवल से यहाँ तक जहां हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हाइट है उतने चौड़े रोड्स होते थे। विजुलाइज कर पा रहे हो कितने बड़े होते थे। ओके ग्राउंड लेवल से यहाँ तक का जितनी भी लेंथ हो रही है, ये जो हाइट जितनी हुई, उतने लेंथ के क्या मतलब उतनी विड्थ वाले क्या होते थे, रोड्स होते थे, इतने बड़े। ओके द स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस्ड द मेजर वंस एट राइट एंगल्स, मतलब जो छोटे छोटे रोड्स हैं वो मेजर रोड्स को राइट एंगल पे क्रॉस करेंगे। सपोज ये मेजर रोड है, तो ये जो स्मॉल रोड्स हैं ऐसे करके आया और यहाँ राइट एंगल पे क्रॉस किया और फिर डायरेक्टली मेजर से मिल गया। फिर वैसे ही दूसरा एक है यहाँ पर, तो वो भी ऐसे यहाँ पर मिल गया। एक तीसरा है सीधा, वो भी यहाँ पे मिल गया। मतलब हमेशा राइट एंगल पे ही मिलेगा। हमेशा स्मॉल रोड्स जो थे वो बिग रोड से कैसे मिलेंगे, राइट एंगल से। कोई भी ऐसे नहीं आएगा यहाँ से ऐसे आया और घुस गए डायरेक्टली मेन रोड, जैसे हमारे वहाँ पे होता है कि यहाँ से ऐसे गली में से निकले और डायरेक्टली मेन रोड पे। ओ भाई ऐसे कैसे, 90 डिग्री ही आना है, लाइक दैट। पता चलता है कि यहाँ से कौन आ रहा है, ये वाले इन लोगों को भी पता चलेगा और इन लोगों को भी पता चलेगा कि वो भाई आराम से, नहीं तो टकरा जाएंगे। ऐसे आ रहे हो तो पता ही नहीं चलेगा, ये ऑलरेडी जा रहे हो और यहाँ से कोई आ रहा है, ठक ठुक जाएगा। या फिर ऐसे कोई आ रहा है, ये लोग यहाँ जा रहे हो, ये ऐसे आ रहा है। एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इफ रोड्स आर लाइक दिस, 90 डिग्री क्रॉस करे तो। अंडरस्टूड, तो ये वहां था। देन the roads were wide enough for a number of vehicles to pass at a time। भाई इतने वाइड थे, हमने देख लिया 9.75 मीटर,
कि बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ पास हो सकते थे। एक साथ मतलब क्या, यहाँ एक ट्रक खड़ी है, उसके बाजू में 2-3 बाइक्स है, उसके साइड में सोचो ना इतनी ज्यादा वाइडनेस में कितनी सारी चीजें आ सकती है। जैसे कि तुम केबल वाले ब्रिज पे हमारे चले गए, ओके, तो ये जो हमारा केबल स्टे ब्रिज है, ओके, वो कितना है, वो मान लो 4 लेन है तो वो 12 मीटर है। कितना है से 12 मीटर, 12 मीटर भी नहीं, कम बोला मैं, और 12 मीटर नहीं, जैसे कि एक है, एक लेन इतना होगा तो वैसे 4 लेन है, ओके, सो से 3, हाँ तो 12 मीटर जितना है ये, तो मतलब इतने रोड्स होते थे। केबल स्टे ब्रिज तो देखा है ना हमने, मतलब कितना लेंदी है, वाइडनेस देखनी है तो कितने सारे व्हीकल्स एक साथ जा सकते हैं, 4 ट्रक तो जा ही सकती है, तो वैसे ही बहुत सारे व्हीकल्स जा सकते हैं एक ही टाइम पे। समझ में आया, इतना वाइड है इसलिए। पिट्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट हैव बीन लैंप पोस्ट्स, तो मतलब पिट्स मतलब गड्ढे, ओके, तो वैसे गड्ढे भी खुदाई की गई है, तो गड्ढे दिख रहे हैं साइड में, मतलब ये मेन रोड है और यहाँ पर ऐसे गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो कहीं यहाँ पर ऐसे गड्ढा दिखाई दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई लैंप पोस्ट भी थे, मतलब पर्टिकुलरली ऐसे लैंप पोस्ट होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रीट लाइट, लैंप पोस्ट मतलब कि रात के टाइम पे, जैसे अब तो हम डिवाइडर, बीच में डिवाइडर रख दिया और यहाँ पे लाइटें लगा दी, वो टाइम पे ऐसे बीच में नहीं, यहाँ पर, देन फिर यहाँ पर। अभी भी बहुत सारी सिटी में ऐसा होता है कि साइड में होते हैं, लेकिन अब क्योंकि साइड में दोनों साइड जगह ऑक्यूपाई नहीं मिली, वो शायद नहीं होगी, है किसी के पास मैथ्स की बुक? अब मुझे तो वो भी याद नहीं कौन से स्टूडेंट ले यहाँ पे। क्या करेंगे अब? सर साइंस पढ़, हाँ, नहीं तो तुम कौन सा चैप्टर कर रहे हो हिमांशु? तो वहीं बैठ जाओ ना भाई। हाँ चल, हाँ क्या बात कर रहे थे हम? पिट्स, तो गड्ढे हैं, पिट्स है ऑन दी रोड साइड, जिससे पता चलता है कि लैंप पोस्ट भी थे। जनरली अभी हम बीच में रखते हैं, क्यों? क्योंकि जगह बच जाती है ना, यहाँ पे ये जगह भी ऑक्यूपाई हो गई और ये जगह भी ऑक्यूपाई हो गई, और ऐसा ना करे तो सिर्फ एक ही जगह ऑक्यूपाई हो रही है, अगर बीच में करे तो। ये अभी हमने थोड़ा सा चेंज लाए हैं, लेकिन पहले ऐसा था, मैंने देखा है। अभी भी कई सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर बीच में रोड पे लाइटिंग नहीं होती। तुम सपोज शिमला, कुल्लू, मनाली घूमने जाओ तो वहाँ ऐसे ही रोड्स हैं, कैसे साइड्स में लैंप पोस्ट होंगे, वहाँ लाइटें होगी, बीच में कुछ नहीं, बीच में सिर्फ घूमो, और घूमो मतलब नो व्हीकल्स अलाउड, सिर्फ वॉक करना है। तो ऐसे देखोगे तो ऐसे पहाड़े दिख रहे हैं और यहाँ तुम्हें बीच में वॉक करना है। हाँ, शॉप्स और वो सब है, लेकिन वॉकिंग से ही जाना है। तुम बाइक लेके, बाइक के लिए अलग रास्ता है और वॉकिंग के लिए अलग रास्ता है। अभी भी आज की डेट में भी तुम हिमाचल, उत्तराखंड में जाओ, तो मैं पर्टिकुलरली आज से 3 साल पहले आई थिंक कुल्लू मनाली और वो सब गए थे, तो वहाँ पे अभी भी वैसा है। तो एटलीस्ट तुम्हें अंदर से मन होगा कि चलो वॉक करने जाते हैं। ओके, वॉक मतलब क्या, वॉक करने मतलब कुछ नहीं, बस दोनों साइड ऐसे शॉप्स है और तुम्हें बीच में घूमना है, लेकिन शॉप से ऊपर लेवल पे, तुम हायर लेवल पे देखोगे तो पहाड़ दिख रहे हैं। ओके, ठंड लग रही है और वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है इतना, क्योंकि व्हीकल्स इतना ज़्यादा प्रेफर ही नहीं करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने टर्न्स और कर्व्स होते हैं कि
जो सबको ऐसे ही रोड पे गाड़ी चलानी, हाँ बाइक तो चला लोगे बट 4 व्हील चलानी पॉसिबल मतलब आएगा नहीं, उनकी स्किल इतनी नहीं होती। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। ओके, रोड्स ऑफ द टाउन वेयर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न। तो भाई जो रोड्स है उसमें कोई भी टर्न बर्न नहीं होगा, सीधे सीधे ही रोड्स होंगे, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज कंसिडर्ड, कितना गंदा कर दिया, ओके, दिस इज कंसिडर्ड टू बी स्पेशलिटी ऑफ द एंशिएंट टाइम। तो ये एंशिएंट टाइम की स्पेशलिटी है क्या, रोड्स में टर्न होंगे नहीं, सीधा सीधा यहाँ से वहां ऐसे स्ट्रेट टप, ओके लाइक दैट। अभी भी एक हाईवे है ऐसा केरला से लेकर के दिल्ली तक, मतलब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। साउथ इंडिया तिरुवनंतपुरम से तुम स्टार्ट करो, मैंने देखा है वो, वहां से स्टार्ट करो, वहां पहुंचो, वहां से जो चालू होता है स्ट्रेट हाईवे, सीधी गाड़ी चलाते रहो। तो ये जो हमारा ऐसे इंडिया है, तो यहाँ से तुमने स्टार्ट किया ऐसे सीधे 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 दिल्ली पहुंच जाओगे डायरेक्ट स्ट्रेट, जस्ट इमेजिन, ओके वैसा हाईवे है। हाँ एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा बहुत यहाँ से ऐसे गए ऐसे, बट ऐसे ओवरऑल अगर बिगर पिक्चर देखो तो क्या है, एकदम स्ट्रेट। ओके, थोड़े ही एकदम माइनर टर्न होंगे, टर्न इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि यहाँ से ऐसे करके यहाँ जा रहे हैं, इतने ज्यादा भी नहीं, यहाँ से ऐसे चलेगा लाइक दैट। ओके, ऐसा इतना स्ट्रेट केरला से लेकर के दिल्ली तक, इतना ज्यादा डिस्टेंस, समझ लो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1000 किलोमीटर, ओके है वैसे रोड्स। हाँ चलो दूसरा, देयर वेयर 2 मेन रोड्स। भाई 2 मेन रोड्स होते थे, जैसे अभी भी हमने एक साइड आने का और जाने का, 2 मेन रोड्स। वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन ये ऐसे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे तो एक ही थे। ओके, कैसे है 2, अभी के 2 तो ऐसे है राइट एंड लेफ्ट साइड, लेकिन पहले क्या होता था 1। ओके, देन वन वॉज, एक मतलब आने वाले भी थे, लेकिन पर्टिकुलरली उसको एक ही वे में गिना गया है। यहाँ किसकी बात की गई है, वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द अदर इज गोइंग फ्रॉम से ईस्ट टू वेस्ट। मतलब ऐसे समझो 4 है, ऐसा समझो कि ये यहाँ से ऐसे लोग नॉर्थ टू साउथ, मतलब लोग ऐसे आ रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ का ये है। ओके, और सपोज यहाँ जाने वाले लोग यहाँ से जा रहे हैं, और वैसे ही यहाँ पर है, तो क्या कर रहे हैं लोग, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ से आ रहे हैं, वे ऐसे रोड्स थे बड़े बड़े। ओके, जो 90 डिग्री देखो, अगेन 90 डिग्री क्रॉस कर रहे हैं दूसरे को, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये रोड की खासियत है, स्पेशलिटी है, दैट्स इट। एंड बोथ क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो कहाँ राइट एंगल पे वो लोग क्रॉस कर, समझ में आ गया। रोड्स सिंपल था। ओके, सारी कैरेक्टर, वाइडनेस से स्टार्ट करो कि बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, 9.75 मीटर्स, बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ जा सकते हैं, साइड में पिट्स है, उससे पता चलता है कि लैंप पोस्ट भी रखे हुए थे। जो छोटे छोटे रोड्स हैं, ऑलवेज द स्मॉल रोड्स लिखा हुआ है ना, स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस द बिग रोड एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे ही क्रॉस करेंगे। ओके, देन जो रोड्स है वो 2 टाइप्स के होते थे, मतलब 2 मेन रोड्स होते थे। एक था नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाला, और दूसरा था ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाने वाला, और वो लोग भी कैसे 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करते थे, और उनके रोड स्ट्रेट रोड होते थे, टर्निंग्स होते नहीं थे। और ये एंशिएंट टाइम की स्पेशलिटी थी, क्या कि टर्न होते। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट, द ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ड्रेनेज मतलब जो हम बाथरूम, वॉशरूम, सब कुछ, टॉयलेट, लेटरिन सब जाते हैं, तो वो सारा जो कचरा है और जो बर्तन मांजे, पानी, पोछा लगाया, ये सारा पानी सब कुछ ड्रेनेज में जाएगा ना। तो ये जो ड्रेनेज है वो सिस्टम कैसे था पहले, ओके, उसकी बात कर रहे हैं। सो ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। ये यूनिक फीचर है, यूनिक फीचर है वैसा तुम सब में लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट कौन सा है, रोड्स बेस्ट फीचर है, बाकी सारे यूनिक और अच्छे फीचर्स हैं।
Such a drainage system was found nowhere except the island of Crete in the Mediterranean Sea. तो भाई इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम थी कि उसके जैसी ड्रेनेज सिस्टम पूरे वर्ल्ड में किसी और जगह नहीं है, सिर्फ एक जगह है। कहाँ पर? आइलैंड ऑफ क्रेट इन द मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी है, मतलब तुम ये जो यूरोप है वर्ल्ड मैप में, उससे ये साइड आओगे और यहाँ इंडिया तो सपोज यहाँ पर है, तो यहाँ पर है मेडिटेरियन सी। वर्ल्ड मैप में अगर हिस्ट्री वाला तुम देखो वर्ल्ड मैप, तो यूरोप के साइड से अगर तुम नीचे आते जाओ तो तुम्हें मेडिटेरियन सी दिखेगा, दैट पर्टिकुलर रीजन। तो वहाँ पे एक आइलैंड है, आइलैंड ऑफ क्रेटे, वहीं पे वैसी ड्रेनेज सिस्टम है। बाकी वैसी ड्रेनेज सिस्टम एंशियंट इंडिया में, ये जो हमारा मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन के टाइम पे था, वैसा और कहीं पे नहीं था। ओके ओके देन दिस सिस्टम वाज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। तो ये सिस्टम क्यों था? भाई ड्रेनेज करने के लिए। तो जो डर्टी वाटर है वो पूरे टाउन से बाहर चला जाता था। ओके, गटर लाइन जिसे हम बोलते हैं। ओके देन ईच एंड एवरी हाउस हैड अ सेसपिट। तो सभी घरों में गड्ढा था, गड्ढा खोदा हुआ था, जिसको बोला जाता है सेसपिट। जैसे हम आज जो गार्बेज के लिए पर्टिकुलरली वो जो होता है ना बकेट, गार्बेज बकेट नहीं होता है जिसके अंदर हम गार्बेज फिल करते हैं, ओके, कचरा फील करते हैं, वो बकेट जैसा होता था। पहले के टाइम पे ऐसे बकेट नहीं, ऐसे गड्ढा बनाया जाता था। तो अगर डिग्रेड होना हो तो भी वो वहीं होता है, और डिग्रेड ना हो तो अगर वहीं से फिर आगे वो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें सप्लाई हो जाता है। लेकिन ये एक जगह है पर्टिकुलरली, वहीं जाके कचरा डालना है, ऐसा नहीं कि कहीं पे। जैसे हमारे घर में टॉयलेट है तो पर्टिकुलर जगह है, वहीं जाके हम जैसे वॉश बेसिन है तो वहाँ पे मुंह धोना है, बाथरूम में जाके हाथ धोने हैं, टॉयलेट यूरिनेट करने जाना है तो हम पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे ना। ऐसे थोड़ी कहीं पे भी ऐसे मुंह धो लो भाई, अभी चलो जल्दी लेट हो रहा है, डाइनिंग पे बैठे बैठे मुंह धो के चल दिए, ऐसे थोड़ी करते हैं, सब जगह गंदगी होगी। ओके, तो वैसे ही पर्टिकुलर जगह है, ओके, पर्टिकुलर जगह थी एंड क्या है वो सेसपिट थी। ओके, मतलब सेसपिट मतलब एक गड्ढा है जहाँ पे तुम कचरा स्टोर कर सकते हो। This planned, systematic and efficient drainage system clearly proves that। तो भाई ये प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है? Clearly proves that they were very careful about their health and hygiene। ये प्रूव करता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा केयरफुल थे अपने आप को, अपने आप की, खुद के हेल्थ की, हाइजीन की, मतलब जो एकदम साफ सफाई होती है, वो चोखाई जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और खुद की हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। ये प्रूव होता है, किस चीज़ से प्रूव होता है? ये उनकी ड्रेनेज सिस्टम देखकर ऐसा प्रूव होता है। सिंपल छोटा सा टॉपिक था। ओके, नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज द पब्लिक बाथ। तो एक ऐसा पब्लिक बाथ भी हमें मिला है। पब्लिक बाथ मतलब बहुत सारे लोग एक वो जगह पर जाके बात कर सके। ओके, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था हेरिटेज में, बहुत सारे 18 से ज्यादा भी फेयर के नाम थे, मेला जिसे हम बोलते हैं, मेले। ओके, तो मेले में जनरली ऐसा होता है। ओके, पब्लिक बात मतलब पर्टिकुलरली वो ओशन के बैंक पे होगा या तो रिवर बैंक पे, जनरली रिवर बैंक पे होता है। तो क्या है कि वहाँ पे जा करके बात करते हैं, नहाते हैं लोग। ओके, पब्लिक बात जिसे बोला जाता है। अभी भी अगर तुम से नॉर्थ इंडिया में, हिमालय में सारे तीर्थ प्लेसेस, पिलग्रिमेज प्लेसेस पे जाओ तो वहाँ पे कुंड होते हैं, कुंड, गौरी कुंड और से राम कुंड। तो मतलब क्या कि वहाँ कुंड में जाकर स्नान करना है। ओके, सबको कॉमनली। ओके, मतलब ऐसे लंगोट बंगोट बांधी होगी, ऊपर जो भी थोड़ा बहुत पहना हो, एंड वहाँ जाके ऐसे डुबकी लगा के आ जाना है, वही स्नान है। इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। ऐसे नहीं कि हम जैसे घर पे ऐसे साबुन लगा के, शैम्पू लगा के नहाते हैं, वैसे नहाने बैठना है। नो, मैटर ऑफ फेथ। लेकिन हमारे लिए अभी वो मैटर ऑफ फेथ है। पहले के लोग वैसा ही नहाते थे, हर दिन वैसा नहाते थे। नॉर्मल पीपल, रिच पीपल
अलग से उनके घर है, बाथरूम्स है, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केमिकल्स, मतलब जो भी हो नेचुरली, ओके, नेचुरल केमिकल्स, जो मतलब पत्ते हैं, पत्तों का जूस निकाला है वही शैम्पू है एंड ऑल लाइक दैट, ओके, वैसे होता था। सो पब्लिक बात की हम बात कर रहे हैं, ओके। जैसे कि अभी यहाँ से आई थिंक 24 किलोमीटर दूर भरूच से एक मेला चल रहा है जिसका नाम है, गांव का नाम है नंद गांव, ओके, नंद और नांद भी बोलते हैं। सो वो चल रहा है अभी, तो वो 18 इयर्स के, एवरी 18 इयर्स 19 इयर्स में एक बार होता है, तो वो दिस ईयर अभी चल रहा है। तो कल ही जब हम देख रहे थे, ऐसे पता चला था, मैं कुछ आया था, तो वहाँ पे पब्लिक बाथिंग, तो क्या है कि रिवर है नर्मदा और फिर ऐसे पाइपलाइन रख दी गई है और यहाँ पे सारे शावर रख दिए गए, तो तुम्हें जाना है और बस खड़े रहना है, भीग गए नहा लिया, दैट्स इट, दैट इज पब्लिक बाथ, ओके। कि ये सपोज शावर है तो यहाँ खड़े रह गए, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ पूरे गीले हो गए, दैट्स इट, खत्म, पब्लिक बात हो गया। पब्लिक बात मतलब बात हो गया, दैट्स इट। पब्लिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि पब्लिकली है, ऐसे प्राइवेट नहीं है कि इसका अलग, ऐसे रूम नहीं है, अलग अलग मतलब जगह नहीं है सबके लिए कॉमन है, ओके। सो दैट इज पब्लिक बात। तो पब्लिक बात भी थे, कैसे पता चला? देखो, A huge bath was excavated at मोहनजोदड़ो, एक बहुत बड़ा बाथ मिला था मोहनजोदड़ो में। There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out, तो वो जगह पर ऐसी अरेंजमेंट थी कि फ्रेश वाटर ऑटोमेटिकली फिल होता जाए और जो डर्टी वाटर है वो क्या चला जाए, बाहर चला जाए, आउट। There might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes, तो वहाँ पे वैसी भी फैसिलिटीज हो सकती है हॉट वाटर की अलग से, और छोटे छोटे रूम्स फॉर चेंजिंग दी क्लोथ्स, ओके, वो फैसिलिटीज भी थी। These public baths might have been used on festivals and religious ceremonies, तो ये पब्लिक बाथ कब यूज होते थे? जब त्योहार है, फेस्टिवल्स है तब, एंड रिलीजियस जो धार्मिक जो कोई पर्टिकुलरली ओकेशंस है, धार्मिक कोई पर्टिकुलर ओकेशंस है, ओके। ओकेशंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? कोई ऐसे प्रसंग, ओके, कोई भी प्रसंग है, ओके, धार्मिक प्रसंग, लेकिन तो तब, या तो फिर फेस्टिवल्स, कोई भी त्योहार है तब यूज करते थे, सिंपल। अभी भी वैसा ही होता है कि पर्टिकुलरली कोई धार्मिक जगह है, वहाँ तुम जाओगे तो वहाँ ऐसे पब्लिक बाथ मिलेंगे, और ऐसे फेयर, फन फेयर टाइप मिलेगा कुछ, वहाँ पे ऐसे पब्लिक बाथ मिलेंगे, ओके, डन। देन पब्लिक बिल्डिंग्स, तो भाई कॉमनली जो पब्लिक के लिए बिल्डिंग्स थी वो, द ruins ऑफ द टू ह्यूज बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड एट मोहनजोदड़ो, तो क्या है, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ruins मतलब अवशेष, मतलब कि जो लास्ट में जो तहस नहस हो गया, फिर थोड़ा बहुत बचा है वो, ओके, अवशेष जिसे बोलते हैं, जिसे हम नहीं बोलते प्रेसिपिटेट, केमिकल रिएक्शन में नीचे जो बनता है उसे प्रेसिपिटेट, बहुत ही छोटा सा बना है, जैसे थोड़ा बहुत, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ओ शायद ये था। जैसे यहाँ पे कुछ जल गया है और पूरी ऐश हो गया है और वो भी उड़ गई है, ऐश भी उड़ गई है, लेकिन थोड़ा बहुत बचा है, यहाँ कुछ जला हुआ लग रहा है, सामने बोलते, तो सब खत्म हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? से ruins। तो ruins दो बड़ी बिल्डिंग के मिले हैं मोहनजोदड़ो में। They might have been used as a town hall or a theater or an administrative office or say a granary। तो ये जो बहुत बड़े ये जो दो बिल्डिंग मिली है, ये क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है क्या, या तो ये एक बहुत ही बड़ा टाउन हॉल है कि वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसा टाउन हॉल हो सकता है, या तो फिर थिएटर है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं और कुछ ड्रामा प्ले चल रहा है, लाइक दैट। और क्या हो सकता है? एक बहुत ही बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, जैसे कि हमारी रेलवे की ऑफिस कितनी बड़ी होती है, ओके, पोस्ट ऑफिस कितनी बड़ी होती है, बट उससे भी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकती है, और से ग्रेनरी मतलब क्या? जहाँ पे हम अनाज, जो ग्रेन्स है उसको स्टोर करते हैं, उसका नाम है ग्रेनरी, ओके। तो ग्रेनरी मतलब क्या? जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाए उसे ग्रेनरी बोलते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है इसमें से। The derrick of such buildings was also found out। तो
क्या ये तो मिला ही है, उसके साथ साथ क्या मिला है, बैरक्स भी मिले हैं। बैरक्स मतलब क्या, जहाँ पे पर्टिकुलरली आर्मी हो, ओके, जो मतलब जो जवान की छावनी बोलते हैं, छावनी हिंदी में, ओके, कि पर्टिकुलरली लोग मतलब जो हमारे सोल्जर्स है वो वहाँ पर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, और वहाँ पे से वो पेट्रोलिंग करते हैं, कि देखते हैं कि कोई कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, लाइक दैट, ओके। जो भी वो कर रहे हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर जगह होती है, जनरली अंडरग्राउंड होती है, मतलब ये ग्राउंड लेवल है ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे बहुत ही बड़ा ऐसे गड्ढा करके ऐसे रूम बना दिया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ऐसे गड्ढा है, तो तुम दूर से देखोगे तुम्हें क्या दिखेगा कि पूरी जमीन ही है, लेकिन पूरी जमीन नहीं है, यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड रूम है, और वो रूम में वो लोग रहते हैं, आराम करते हैं, एट द सेम टाइम वहाँ से ही वॉच रखते हैं, एकदम छुप छुप के ऐसे देखेंगे यहाँ से, ऐसे दूरबीन लगा के, पता भी नहीं चलेगा कोई देख रहा है। दूर से तुम देखोगे तो क्या लगेगा, सीधे सीधी जमीन ही है, कुछ नहीं है, लेकिन वो गड्ढे में वो बैठे हुए हैं, उसे बोलते हैं बैरक। तो वो भी मिला है। दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू एकोमोडेट सोल्जर्स, देखो लिखा हुआ है, तो बैरक जो है वो किस वजह से यूज होगा, किस वजह से, एकोमोडेट करने के लिए, उनको रहने की जगह के लिए, किनके, सोल्जर्स के, अंडरस्टूड। तो ये थे पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में, और इसी के साथ हमारा जो पहला है मोहेंजोदड़ो वो कंप्लीट होता है। तो याद रह गया, पहले हमने मोहेंजोदड़ो का इंट्रोडक्शन देखा था, वो साहनी ने स्टार्ट किया था एक्सकेवेशन, वो मैके की गाइडेंस में, वो सब कुछ लिखना है 1922 में, तो वो सब लिखना है। उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हाउसेस कैसे थे, रोड्स कैसे थे, पब्लिक बाथ कैसे थे, पब्लिक बिल्डिंग कैसी थी, ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और हमने देखा, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम, वो कैसा था, ओके। नेक्स्ट हमें देखना है दी हड़प्पन सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग कैसे होता था, ओके चलो। सो जैसे हमने मोहेंजोदड़ो देखा वैसे ही हड़प्पन भी देखना है, इजी है, अच्छा है, चलो। इन 1921 वो कौन सा था, 22, और ये कौन सा है, 21। इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके, वही लोग हैं, तो ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, उसी में भी ये लिखना है, इसमें भी ये लिखना है। सर जॉन मार्शल एंड कर्नल मैके, दयाराम साहनी discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa। तो कहाँ से फाइंड किया, वो लारकान डिस्ट्रिक्ट था जो अभी पाकिस्तान में है, और ये कौन सा है, मोंटेगोमेरी जगह का नाम है, वो पंजाब में है, और ये पंजाब भी कौन सा पंजाब है, जो पाकिस्तान में है वो। तो कहाँ है, हड़प्पा से थोड़ा ही सम किलोमीटर अवे, ओके, नियर ही है हड़प्पा से। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर फाउंड फ्रॉम, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स है, मतलब अवशेष है, मतलब उनका कुछ ना कुछ मिला हो, वो कहाँ से मिला है, पूरे इंडिया में से, तो ये हमें याद रखना है, कहाँ से मिला है, हिमालयंस में, रापर इन हिमालयन रीजन, आलमगीरपुर एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश, देन कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल एट धोलका इन गुजरात, देन देशलपुर शिकरपुर इन कच्छ, देशलपुर एंड शिकरपुर इन कच्छ, धोलावीरा, ओके, धोलावीरा जो जगह है वहां पर, एंड रंगपुर नियर लिमड़ी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़ दैट इज रोजाड़ी नियर गोंडल, एंड कुंतसरी नियर मोरबी एंड सोमनाथ एक्सेट्रा। तो कहाँ हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनके रिमेन्स, उनके र्यून्स मिले हैं, ऐसा पूछा जाए तो ये सारा लिखना है। ऑल ओवर इंडिया का है, गुजरात के भी मैनी प्लेसेस है, ऑल ओवर इंडिया के सारे प्लेसेस हैं। हिमालयन रीजन्स में रापर, आलमगिरी एट मेरठ, मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, ओके, जिसे हम मेरठ बोलते हैं, मेरठ, ओके, उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में है कालीबंगन, और फिर ये सारे हमारे गुजरात के हैं, दैट इज लोथल एट धोलका इन गुजरात, देशलपुर शिकरपुर इन कच्छ, धोलावीरा, रंगपुर नियर लिमड़ी इन सौराष्ट्र, श्रीनाथगढ़ नियर गोंडल, कुंतसरी नियर मोरबी एंड सोमनाथ। अंडरस्टूड, ओके। देखो इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, और
ऐसे तो मेजरली इंफॉर्मेटिव ही होता है, तो सब याद रखना पड़ेगा। ओके चलो, द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज अ रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर। ये जो 7 नदियों का जो रीजन था, ओके, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, वो सब आ गई। ओके, तो 7 सप्त मतलब 7, तो 7 रिवर्स का ये जो रीजन है वही हमारा इंडियन कल्चर है, मतलब वहीं पे बहुत कुछ सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। The culture which developed here is known as Indus Valley Civilization। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे बोलते हैं? ये जो सप्त सिंधु रिवर है, ओके, सिर्फ सिंधु नहीं, सप्त सिंधु। ओके, एक्चुअल में स्टार्टिंग में हमने वैसे ही डिस्कस किया है। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब क्या? जो सिंधु रिवर के आसपास जो भी सिविलाइजेशन है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस का ही नाम क्या है? सिंधु। लेकिन इंडियन कल्चर की बात करें, पूरा का पूरा इंडियन कल्चर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है एंशिएंट टाइम से, तो सप्त सिंधु रिवर के जो रीजन्स है वहां पर देखने को मिलता है। इट्स रिमेन्स वेयर फाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई कहाँ कहाँ मिले थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हड़प्पा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स है, जो रूइंस है, वो सबसे पहले कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे। इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही वो बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मेनी अदर थिंग्स वेर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। तो ये जगहों से क्या क्या मिलता है? कॉपर, मेटल एंड दी स्टोन वेपन्स, मतलब कॉपर के और पत्थर के वेपन्स, हथियार बहुत ज्यादा मिले हैं हमें यहाँ से। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कॉपर स्टोन एज। तो भाई क्यों कॉपर स्टोन एज किसे कहा जाता है? तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो जो टाइम पीरियड है उसी को कॉपर स्टोन एज बोला जाता है। क्यों कॉपर स्टोन एज बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम के बहुत ज्यादा कॉपर के और स्टोन के बने हुए हथियार, वेपन्स हमें मिले हैं, इसलिए उसको कॉपर स्टोन एज कहा जाता है। सिंपल। ओके, समझ में आ रहा है ना? टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज वेरी सिस्टमेटिक। तो भाई ये भी बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक था। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा कुछ दी नहीं है, सिर्फ इतना थोड़ा बहुत लिखना है। इट्स ग्रेनरीज, मतलब जहां हम ग्रेन को स्टोर करते हैं वो, और फोर्ट्स जो है वो रिमार्केबल है। जो किले हैं, जो फोर्ट्स है वो रिमार्केबल है, जो महल है बड़े बड़े, और जो ग्रेनरीज है वो। People of that age were fond of wearing ornaments and such remains have been found out। तो जो भी remains मिले हैं, जो ruins मिले हैं, उससे ये भी पता चलता है कि वो टाइम के लोगों को जो ज्वेलरी है वो पहनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ज्वेलरी के remains मिले हुए हैं। क्या? वेयरिंग ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब क्या? ज्वेलरी। तो जो remains से पता चलता है कि ये सपोज गले में पहनने की चीज़ है, ये हाथ में पहनने की चीज़ है, पाँव में पहनने की, पैर में पहनने की चीज़ है, वैसे सब पता चला है। इसलिए हमें डिस्कस, मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे और ये सब पहनते थे, लाइक दैट। ओके, तो बस इतना छोटा सा था हड़प्पा। द नेक्स्ट इज द धोलावीरा। देखो, फोटोग्राफ इज ऑल्सो गिवन। धोलावीरा, तो देखो धोलावीरा में क्या है? अ ह्यूज सिस्टमैटिक एंशिएंट टाउन। तो भाई एंशिएंट टाउन है, कंटेम्पररी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वही टाइम पे ये भी थी, कंटेम्पररी, सेम टाइम पीरियड में। ओके, हैज बीन फाउंड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा विलेज एट खादिरबेट इन वास्ट डेजर्ट ऑफ भचाऊ तालुका, विच इज अबाउट 140 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी भुज। तो ये धोलावीरा कहाँ है? इन शॉर्ट भुज में है। ओके, जो कच्छ भुज हम बोलते हैं, वहां भुज में है। क्या? धोलका नहीं, धोलका है अहमदाबाद के पास है। ओके, वो जो हमने देख लिया स्टार्टिंग में, मोहनजोदड़ो
हमने इसमें भी देखा, फर्स्ट चैप्टर में भी देखा, और मोहनजोदड़ो में देखा ना कि वो मोहनजोदड़ो के जो रिमेन्स थे वो कहाँ कहाँ मिले हैं इंडिया में, तो वो हमने वहां पे भी देखा। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि धोलावीरा है, तो धोलावीरा कहाँ पर है? एक तो कंटेम्पररी है, मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसी टाइम पीरियड पे ये भी थी। कहाँ थी? तो भाई 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा विलेज, तो जो एक्चुअली धोलावीरा विलेज है वहां से 2 किलोमीटर दूर ये मिला है सब कुछ। वो जगह का नाम है क्या? खादिर बेट। अब ये खादिर बेट कहाँ है? जो भचाऊ तालुका का बहुत बड़ा डेजर्ट है, और भचाऊ तालुका कहाँ पर है? भुज में। तो भुज के अंदर भचाऊ तालुका के अंदर खादिर बेट जगह, और खादिर बेट जो जगह है वहां से 2 किलोमीटर दूर इसके रिमेन्स मिले हैं। अंडरस्टूड? उसको हमें लिखना है। वो भुज से कितना है? 140 किलोमीटर, और धोलावीरा विलेज से जो रिमेन्स मिले हैं वो जगह कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। ओके। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेड दिस हीप ऑफ ruins। ओके, तो भाई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात जो है उन्होंने ये जो हीप ऑफ ruins, हीप मतलब ढेर, ओके ये वर्ड पहले भी आ गया है। सो ये जो ढेर बना हुआ है किसका? ruins का, मतलब जो रिमेन्स है, जो अवशेष है, उनका जो ruins बना हुआ है उसका एनालिसिस किया उन्होंने, सर्वेड, एनालिसिस किया। After this, officers of Archaeological Survey of India had undertaken the research work in 1990। तो भाई ये जब एनालिसिस किया उसके बाद उन्होंने 1990 में रिसर्च वर्क लिया। किसके अंडर में? AD 1900 AD, मतलब यही अपना टाइम पीरियड। स्पेशल टास्क ऑफ एक्सकेवेशन वाज कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिस्त। तो ये भी एक मार्क में पूछा जा सकता है कि किन के गाइडेंस में 1990 में धोलावीरा में जो रिमेन्स मिले थे उस पर रिसर्च शुरू हुआ। ओके, तो रविंद्र सिंह बिस्त उनके गाइडेंस में 1990 में एक्सकेवेशन कर रिसर्च शुरू हुआ है। रिमेन्स एट धोलावीरा प्लेसेस एंड मेन वॉल्स ऑफ द टाउन वेर पेंटेड विथ वाइट कलर। तो भाई ये जो भी रिमेन्स है धोलावीरा के, उनके घर एंड ऑल, तो वहां की जो वॉल्स है वो कौन से? वाइट कलर से पेंट थी। सच फोर्टिफाइड वॉल्स एनसर्कलिंग टाउन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। तो भाई अगेन देखो, फोर्टिफाइड जो उसमें मोहनजोदड़ो में आया था वैसे फोर्टिफाइड, तो मतलब ऐसे बाउंड्री या किल्लेबंदी कर दी गई है बहुत ही बड़ी। तो क्या? एनसर्कलिंग मतलब पूरे टाउन को कवर कर लिया, एनसर्कल कर लिया है। इससे क्या शो होता है? स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। ओके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, आज ही किया ना डिस्कस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वॉल बना दी तो सिक्योरिटी है, सेफ्टी बन गई है कि कोई अटैक ना कर पाए। दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले स्टोन। ओके, तो ये जो वॉल है देखो, ये हमें थोड़ा बहुत रूम्स दिखाई दे रहा है। ये टॉप व्यू है इसलिए दिखाई देगा कि ये क्या है, एक्चुअली ये बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स है। ये इतना जो पार्ट दिखाई दे रहा है तो वो बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स है, ये टॉप व्यू है इसलिए हमें ऐसा दिखाई देगा। ओके, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले स्टोन एंड ब्रिक्स। तो ये जो वॉल थी वो क्ले से, स्टोन से और ब्रिक से बनी हुई थी। Portable water was available here as well as a proper system of water purification was set up here, which is not made available to all even in modern age। तो भाई उस टाइम पे पोर्टेबल पीने लायक पानी की फैसिलिटी अवेलेबल की गई थी, और वो इतनी अच्छी थी कि आज की डेट में भी, मॉडर्न एज में भी ऐसी फैसिलिटी तो अवेलेबल होती नहीं है। अभी भी देखो सबको पीने लायक शुद्ध पानी अच्छा मिलता नहीं है। ओके, तो उसकी बात करते हैं। तो समझ में आ गया धोलावीरा, सिंपल है। ओके, तो हमने देखा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा एंड फोर्थ एंड द लास्ट वन दैट इज लोथल। ओके, तो ये कहाँ पर है? खंभात के पास। देखो ये देखो गिवन है, ये दो रिवर के बीच में, बीच का रीजन है लोथल, जैसे फिगर में हम देख सकते हैं। लोथल इज सिचुएटेड इन दी धोलका तालुका। ये देखो धोलका है ना, धोलावीरा नहीं, धोलका है ना वापस। तो ये धोलका तालुका का है अहमदाबाद, धोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट।
धोलका इज अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स। तो भाई ये दो रिवर्स के बीच की जगह है। कौन से दो रिवर्स? भोगावो एंड साबरमती। तो जो साबरमती रिवर है वो और जो भोगावो रिवर है वो दोनों रिवर के बीच का जो जगह है उसको हम बोलते हैं क्या? लोथल। कौन से है? धोलका तालुका में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अहमदाबाद। हाँ अच्छा 8 क्यों नहीं हो रहा क्या? 8.4 लास्ट वाला तो क्यों नहीं हो रहा? दिखाओ मुझे। अच्छा ठीक है, वो भी अभी कहाँ बीच में। ठीक है करो, मैं फिर बाद में देखता हूँ। चलो सो क्या है? कौन सी दो रिवर याद रखना है? एमसीक्यू, भोगावो एंड साबरमती। इट इज 18 किलोमीटर फार फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल है, खंभात नो अखात, ओके, वहां से 18 किलोमीटर दूर है। फ्रॉम वेयर द 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वेर फाउंड। तो ये जो बे ऑफ खंभात है, खंभात नो अखात, वहां पे 3 लेयर ऑफ हैबिटेट, मतलब कि वैसे 3 लेयर हमें मिले थे। किसके? हैबिटेट के। हैबिटेट मतलब जहां लोग रह रहे हो, रेसिडेंशियल एरिया के 3 लेयर्स। मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में नहीं देखा कि 3 लेयर्स में होता था कि भाई सबसे किंग और वो है वो सिटी के एकदम टॉप पे रहते थे, देन बीच में एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब जो हायर अथॉरिटी है, देन नॉर्मल पीपल और पुअर, नॉर्मल पीपल बीच में, और नीचे पुअर है। वैसे ही 3 लेयर्स पाए गए हैं। A huge dockyard was constructed to facilitate ships in the time of high tides at lower eastern part of the town. तो जो lower eastern part of the town है उस टाइम पर डॉकयार्ड बनाया गया था। डॉकयार्ड मतलब क्या? जहाँ पे बहुत सारी शिप आए और जाए, मतलब जो भी सामान है वो आए और जाए, मतलब कहाँ जाए? फॉरेन, दूसरी कंट्री जाए। ओके, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं पोर्ट। आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड को पोर्ट बोलते हैं, कि हजीरा पोर्ट, दहेज पोर्ट। ओके, तो वहाँ से शिप्स जाती है। वैसे ही खंभात से शिप्स जाती थी। और सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है पता है? भरूच। भरूच इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है। मतलब जब फॉरेन से हमारा ट्रेडिंग होता था, जब हजीरा, दहेज, बे ऑफ खंभात भी नहीं था, तो कहाँ से ट्रेड होता था? भरूच से ट्रेड होता था। मतलब भरूच से मतलब कहाँ से होगा? दहेज से ही होगा, यहाँ तो रिवर है। ये ट्रेड कहाँ से होगा? जहाँ ओशन है। लेकिन वहाँ पे पोर्ट नहीं था, तो पोर्ट नाम क्या कहलाया जाता था? भरूच ही कहलाया जाता था। ओके, सो डॉकयार्ड बनाया गया है, और हाई टाइड्स के टाइम पर भी वो मतलब सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब हाई टाइड्स, भरती बोलते हैं ना, जैसे भरती ओट, ओके, तो हाई टाइड्स को भरती बोलते हैं और लो टाइड्स को ओट बोलते हैं। सो जो हाई टाइड्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, तब भी ये सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ लोथल। तो भाई लोथल का यूनिक फीचर है क्या? ये पोर्ट, ये डॉकयार्ड। Such dockyard storage shops etc. show the proof of exports and imports. तो भाई ऐसे डॉकयार्ड्स और जो स्टोरेज शॉप्स है, इससे पता चलता है कि ये प्रूफ देते हैं क्या? कि यहाँ से बहुत सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। This suggests that Lothal might be a rich and prosperous port of India. तो यही सजेस्ट करता है कि जो लोथल है वो पास्ट में बहुत ही ज्यादा रिच और प्रॉस्परस पोर्ट था। This is a matter of great pride not only for Gujarat but also for history of India. तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लिए ही प्राउड की बात नहीं है, बट पूरे के पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि भाई इतने पुराने, हजारों साल मान लो, ओके, क्योंकि ये सिविलाइजेशन अभी की बात थोड़ी है भाई, स्टोन एज और कॉपर स्टोन एज की बात है। ओके, सो इतने पुराने टाइम पर भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो कहाँ से होता था? लोथल से होता था। तो ये गुजरात के लिए भी प्राउड की बात है, एज वेल एज इंडिया, पूरे इंडिया के लिए प्राउड की बात है। ओके, तो ये हमने टाउन प्लानिंग जहाँ होती थी
उसके 4 जगह देखी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल एंड धोलावीरा। ओके ओके, चलो अब ये सब बात थी किसकी, टाउन प्लानिंग। तो किस में आएगा, स्कल्पचर में आएगा या आर्किटेक्चर में आएगा? ये जो हमने अभी पढ़ लिया टाउन प्लानिंग, तो आर्किटेक्चर में आएगा या स्कल्पचर में आएगा? आर्किटेक्चर में आएगा। तो स्कल्पचर की बात अब हम करेंगे। स्कल्पचर मतलब क्या, याद है? कल ही बताया था, मूर्ति। मतलब उसकी डेफिनेशन याद है ना? वो हथौड़ी और छेनी से, हैमर और चीजर से हम करते थे, जिससे फेशियल एक्सप्रेशन बने। और किसके ऊपर करते थे? पत्थर और वुड और मेटल। हाँ ओके, तो पूरी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौर्यन आर्ट। तो मौर्यन आर्ट की बात करते हैं। स्तूपा, ये स्तूपा क्या है? ये जो दिख रहा है वो स्तूपा है। ओके, ऐसे हेमिस्फीयर जैसा बनाया जाता था। ओके देखो, एन ओवल शेप, ओवल शेप्ड, ओवल, हाँ मतलब मैं हेमिस्फीयर बोला, ओवल क्या होता है भाई? हेमिस्फीयर ऐसा होता है और ओवल होता है ऐसे। ओके सो ये पार्ट ऐसे, इसको ऐसे उठा के यहाँ रखो। ओके तो ऐसे हो गया ना, ऐसे करके ऐसे अंडे जैसा। ओके, उसको ओवल शेप बोलते हैं। So an oval shaped construction under which the remains of Lord Buddha's body were kept in a box is known as stupa. This is the definition. क्या है स्तूपा? ओवल शेप्ड है, ओवल शेप्ड है, एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन जिसके अंदर लॉर्ड बुद्धा, जो भगवान बुद्धा थे, उनकी बॉडी के जो अवशेष, जो अस्थियां हैं, ओके, वो बॉक्स में पैक करके रखी हुई है। उसको क्या बोला जाता है? स्तूपा। डन। स्तूपा किसे कहेंगे? फिर से, एन ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा's बॉडी वेर केप्ट इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूपा। तो भाई लॉर्ड बुद्धा, भगवान गॉड लॉर्ड बुद्धा है, उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी के जो रिमेन्स है, अस्थियां है, उसको एक बॉक्स में पैक करके रखा हुआ है जिन जिन जगहों पे, उसको ओवल शेप का कंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, वो जगह को बोलते हैं क्या? स्तूपा। अंडरस्टूड? ओके, ये पढ़ने से याद आया, जस्ट इन मार्च हम गए थे कर्नाटका। वहाँ पर एक टेम्पल है, मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, अगेन यस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जिसका नाम है गोल्डन टेम्पल। वो अमृतसर वाला नहीं, ये है कर्नाटका वाला गोल्डन टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो उनकी मेन ब्रांच, मतलब मेन जो मोनेस्ट्री है वो है तिब्बत में। इंडिया में वो उनकी एक ही मोनेस्ट्री है और यहाँ है, ओके, कर्नाटका में, ऐसे पहाड़ के ऊपर है। तो उसमें जो बुद्धा जी है और दूसरे शिष्य गुरु, उनकी भी स्टैचूज है, 3 स्टैचूज है, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी। मतलब कितनी बड़ी बड़ी पता है? ये जो हमारी पूरी बिल्डिंग है ना, पूरा घर है ना, उतनी बड़ी एक स्टैचू, उतनी बड़ी एक, और वैसी 3, और तीनों ऐसे साथ में, जैसे तुम 3 बैठे हुए हो तो वैसे तीनों ऐसे साथ में, 1 2 और 3। ओके, इतनी बड़ी बड़ी स्टैचूज। इफ यू गो ऐसे, मतलब तुम ऐसे आंखें ऐसे हो जाएंगी, क्या है मतलब, और पूरा का पूरा गोल्ड, ऐसे मतलब विश्वास ही नहीं होगा वैसी। ओके, फिर जब वहाँ की इंस्क्रिप्शंस और वहाँ की स्क्रिप्ट हमने पढ़ी, तो जो उनकी बॉडी है, जो इतनी बड़ी बड़ी जो मूर्ति बनाई है, और उनके अंदर जैसे ये लॉर्ड बुद्धा की बॉडी के रिमेन्स थे ना, वैसे ही उनकी जीवन की कोई पर्टिकुलर बुक्स हो, उनके कपड़े हो, ये वो सारी चीजें वो मूर्ति के अंदर भरी हुई है। सोचो, और पूरी मूर्ति बंद कर दी है, भर दी और अब क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। क्यों बताएं? एनी गेस? इसी के रिलेटेड एक और चीज ध्यान में आई, हमारा जो
राम मंदिर बन रहा है ना, तो जो राम मंदिर बन रहा है वहां पर एक बहुत 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 वो एक शीला गई थी, याद है सब उसको राम शीला जी से बोलते थे। शीला मतलब लड़की का नाम नहीं होता। ओके, एक स्टोन, ओके, एक शीला, बहुत ही बड़ी शीला गई थी जिसको पैर भी छू रहे थे, वो गाड़ी में ट्रक में जा रही थी, देखा होगा शायद तुमने। बहुत ज्यादा मीम्स और रील्स बने थे उसके ऊपर। ओके, जय श्री राम चलता था, ये मूवी आई उससे पहले। ओके, हाँ, तो क्या था वो पता है, वो रामशिला, वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें से स्टोन, मतलब उसमें से राम जी बनाए जाएंगे। वो बात तो सही है, लेकिन वैसी ही बड़ी, एकदम बहुत बड़ी जो ऐसी स्टोन है वो पर्टिकुलरली हिमालयाज के रीजन से लाई गई है। और जो राम मंदिर बन रहा है, अभी तो कितना कुछ बन गया है, लेकिन बनने का स्टार्ट हुआ वहां पे बहुत ही बड़ा गड्ढा करके वहां पे वो रख दी गई है। और उसके अंदर, मतलब जहां जहां जगह है, जस्ट लाइक केव्स, ओके, तो वो गड्ढे में बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी इंडिया के बारे में नोट्स और बहुत कुछ, मतलब जो पढ़ के तुम्हें पता चल जाए। जैसे ये पढ़ के हमें पता चल रहा है कि मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या था, ये पढ़ के हमें पता चल रहा है। वैसे ही आज की टेक्नोलॉजी क्या है, आज के लोग कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, ये वो सब कुछ पता चल जाए। ये सारा इन रिटर्न फॉर्मेट वो गड्ढे में सेफली पैक करके स्टोर कर दिया गया है। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, उसके ऊपर राम मंदिर बन रहा है। क्यों पता है? एनी गेस? क्योंकि हजारों लाखों सालों बाद जब प्रलय आए, भूकंप आए, हजारों लाखों सालों बाद, और जब सब कुछ नष्ट हो जाए और फिर कोई एक्सकेवेशन करे, तो जैसे ये मिला ना, वैसे ही राम मंदिर मिले, और राम मंदिर के नीचे से ये सब निकले। और फिर पता चल, ओ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई थी, ये फोन जैसा भी कुछ आया था, ये लोगों ने फोन ढूंढा था, इन लोगों ने इंटरनेट ढूंढा था, ये सब चीजें। मतलब वो फ्यूचर जनरेशन को आज की जनरेशन में क्या चल रहा है वो पता चले। फ्यूचर मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब 100 साल के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, या 200-500 साल के बाद की बात भी नहीं कर रहा हूं। हजारों, लैक्स ऑफ इयर्स के बाद, और से हजारों सालों बाद जब प्रलय आया जाए, मतलब कोई हो ही ना, कुछ हो ही ना, सिर्फ पेड़ पत्ते, कोई रेसिडेंशियल, कोई एरिया नहीं, कुछ नहीं, लोग है ही नहीं, फिर जब लाइफ स्टार्ट हो, फिर वापस ऐसा समझो ये साइकिल फिर से चल रही है, फिर इवोल्यूशन हो रहा है, फिर बंदर से डार्विन का वो चल रहा है हमारा इवोल्यूशन। ओके, तो फिर जैसे हमें अभी पता चल रहा है कि भाई रामायण 5000 साल पहले हो गई, शिव जी की टाइम पीरियड में तो हम सोच भी नहीं सकते उतने टाइम पीरियड। तो भाई वो टाइम पीरियड की स्टोरीज अभी हमें कैसे पता है? शिव जी के टाइम पीरियड की स्टोरी अभी कैसे पता है? या दो चीजें हैं, या तो वहां ऐसा कुछ स्टोर करके अभी हमें मिला, या तो फिर शिव जी ने खुद आके बताया। दोनों है। कई भक्त ऐसे हुए जिसको राम जी ने, कृष्ण जी ने, शिव जी ने दर्शन दिए, जैसे कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, और फिर उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा लिखी हुई है। तो उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ना, राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और हनुमान जी ने सबने दर्शन दिए हुए हैं तुलसीदास जी को। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ओनली 400 ईयर्स 500 ईयर्स बैक, 16th सेंचुरी की बात है। 16th सेंचुरी, अभी क्या चल रहा है? 21st, 500 साल, 500 साल पहले की बात है, 5000 साल नहीं, 500 साल। 500 साल पहले हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, 500 साल पहले राम जी और लक्ष्मण जी ने भी दर्शन दिए हैं। फिर अब वो लॉजिक मत लगाना सर, तो तब कौन, किसकी डेथ किसकी हुई थी? भाई डेथ तो ये बॉडी की होती है, वो तो रीबर्थ तो हमेशा होता रहता है, और राम जी का तो होने ही वाला है कल की अवतार। ओके, तो तब तक क्या करेंगे? कोई बॉडी तो चाहिए ना, सोल को कोई बॉडी तो चाहिए। सो लॉजिकली अब अभी उसमें नहीं उतरेंगे, नहीं तो उसके भी आंसर है। बट ये सारी चीजें दोनों है, जैसे मैंने बताया, भगवान ने भी इंफॉर्मेशन पास ऑन की है कि लोगों का भला हो कुछ जानकर, एंड एट द सेम टाइम
लोगों ने भी ट्राई किया है, जैसे हो सके वैसे। अभी आगे हम पढ़ेंगे, वो अशोका के टाइम पे इतना कुछ इंस्क्रिप्शन कर दिया है, पूरी की पूरी केव, पूरे के पूरे पत्थरों के ऊपर लिख दिया है सब कुछ कि भाई किंग अशोका ने इतना चैरिटी वर्क किया था, ये वो। आज की डेट में भी मतलब कितने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स खत्म हो गए हैं वो टाइम पीरियड के बाद, फिर भी तुम वहां जाके वो पढ़ सकते हो कि भाई उन्होंने कितनी चैरिटी की थी। क्यों? वो पत्थर पे लिख दिया है सब कुछ। ऐसा भी नहीं कि पेन पेपर से लिखा और चला गया, पत्थर पे इंस्क्रिप्ट कर दिया गया है कि वो जब जाए ही ना ऐसे। ओके, तो ये सारी टेक्निक्स है जिससे हम फ्यूचर जनरेशन को भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं कि भाई अभी क्या चल रहा है एटलीस्ट। ओके, वो फ्यूचर जनरेशन को इंफॉर्मेशन पास करके हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा, उनका भला होगा। हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, वो लोग हमारा थोड़ा नाम लेंगे ज्यादा कि भाई हाँ बहुत अच्छे थे, ये वो जो भी पता हो। ओके, अगर उनकी कंपेयर में बुरे थे तो भाई पहले के लोग तो ऐसे थे, बुरे बोलेंगे वॉट एवर, बट हम तो बेनिफिट के लिए, उनकी बेनिफिट के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा राम मंदिर बना है ना, उसके बेस पे ऐसा किया गया है। हमारे सारे स्क्रिप्चर्स एंड ऑल सबकी कॉपियां बनवाई गई कि भाई वो कॉपियां बनाओ, ओरिजिनल अपने पास रखो और कॉपी को अंदर हम स्टोर करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे डाल दिया, नहीं तो वो तो डिग्रेड हो जाएगा तुम्हारे पेजेस और वो तो तुम। एक्चुअली बात बताओ, ये अभी याद आ रहा है, क्या बताए, ये हमारा जो घर बना है ना, ये हमारा ट्यूशन क्लास है ना, ये इसका ये जो फ्लोर है ना, इसमें मैंने भी डाले हुए हैं। ओके, हाँ मैंने भी डाले हुए हैं, ये टेरेस है उसमें भी, बट वो तो पेपर है। मतलब क्या डाले हुए हैं, जो पर्टिकुलरली स्क्रिप्चर्स और पर्टिकुलरली गॉड के रिलेटेड जो बुक्स हो, ओके, जो नॉलेज के रिलेटेड, वो सब मैंने इस फ्लोर में और सीलिंग में डाला हुआ है। वो सीमेंट के साथ मिल गया वॉट एवर, ओके, बट है कोई ना कोई एटॉम्स के रूप में तो है ना, भले ही मिल गया अंदर, बट स्टोर्ड ही है ना, कहीं तो गया नहीं। ऊपर से और नीचे से तो पैक कर दिया है, प्लास्टर वास्टर लग गया है। एटॉम्स के फॉर्म में तो वो इंफॉर्मेशन यहीं पे स्टोर्ड है। दैट इज द ब्यूटी। ये तब ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ये सब पढ़ा रहा हूँ, और ये ऐसे ही मेरी मम्मी ने ही ऐसे ही बताया था कि चलो घर बन रहा है। तो ये जैसे कि मम्मी बहुत सालों तक ऐसे राम 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 की वो बुक आती थी ना, वो लिखते थे, कितने भी बार ऐसे राम 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 लिखते ही रहो। फिर वैसा ही गायत्री मंत्र की बुक आती थी, गायत्री मंत्र पूरा लिखना है। ओके, तो वैसे पूरी बुक, अब ये सब बुक का करेंगे। पहले तो है ना, ये सब बुक हम दे ना तो कुछ बर्तन देते थे और ऐसा सब देते थे पर्टिकुलर टेम्पल में, जैसे गायत्री टेम्पल में भी ऐसा देते थे कि तुमने ऐसे 5 बुक भर दी, तो जस्ट फॉर कि जो लिख रहे हो उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन में, भले ही भाई तुम बर्तन के लिए लिख रहे हो लेकिन भगवान का नाम तो ले रहे हो उतने टाइम। ओके, भगवान का नाम इज जस्ट लाइक, पता है क्या है, इट्स लाइक मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, जहर दे रहा हूँ। अब तुम्हें पता है, किसी एक को पता है कि इसमें जहर है, तो जबरदस्ती पिला दिया, फिर भी तुम्हारी डेथ होगी। किसी को नहीं पता है और मैंने दिया और उसने पी लिया, उसकी भी डेथ होगी। और किसी को पता है कि जहर है लेकिन उसको तो मरना ही है, उसकी विश है, तो उसने पी लिया, उसकी भी डेथ होगी। वैसे ही अमृत जो है वो भी वही काम करता है। तुम्हें पता हो या ना हो, या फिर तुम्हें फोर्सफुली पिलाया जाए, या तुम खुशी खुशी पी लो या जबरदस्ती पियो, कोई भी तरीके से पियो, वो अपना काम करेगा। तुम पियोगे तो अमर हो जाओगे और जहर पियोगे तो मर जाओगे। इट्स कॉल्ड द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इलेक्ट्रिसिटी है, एसी में होगी, रेफ्रिजरेटर में होगी, कहीं पर भी होगी, उंगली लगाओगे ना तो तुम्हें शॉक लगेगा। क्यों? उसका नेचर है भाई। ओके, लाइक दैट भगवान का नाम तुम जबरदस्ती लो। कोई तुम्हारे पास नाम, जैसे मम्मी पापा ने, चलो ऐसे हाथ जोड़ो, छोटे बच्चों को कैसे ऐसे हाथ जोड़ो, चलो जैसे करो, ये ऐसे ऐसे करो, फिर ऐसे ऐसे आरती लो, ऐसे छोटे बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। ओके, तो जैसे जैसे अगर सिखाते नहीं है तो भी पेरेंट्स जैसा करते हैं ना, वो ऐसे देखते रहते हैं, हाँ ऐसे किया है, तो ऐसे 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 गिरते पिटते ऐसे करेगा वो, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ ना कुछ, ऐसे छोटा बच्चा 3, 4, 5 साल का वो भी ऐसे करेगा कॉपी। ओके, तो ये ऐसा करवाया जाता है। ओके, क्योंकि भगवान का नाम तुम जो अभी बात बताई वैसे तुम खुशी खुशी लो कि चलो मेरा भला हो जाएगा,
तुम पेनफुल है कि यार कुछ है नहीं, छोड़ो भगवान का नाम ही लेते हैं, उस तरीके से लो। या जबरदस्ती कोई तुम्हारे पास नाम बुलवाए, मैं रोज कुछ ना कुछ तुम्हें प्रेयर करवा रहा हूँ ये वो, लेकिन उसका फायदा तुम्हें होगा ही। ओके, उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट तुम्हें मिलेगा, भले ही तुम्हें चाहिए या ना चाहिए, लेकिन बेनिफिट तुम्हें मिल जाएगा। अब बेनिफिट जब तुम्हें मिल गया है, अब तो तुम्हें पता चल गया है कि इसका बेनिफिट ये है, उसके बाद योर चॉइस कि ये इसका बेनिफिट है। ओके, ये इसका बेनिफिट है, अब तो रोज करेंगे, पहले तो एक बार करते थे अब 10 बार करेंगे, लाइक दैट। और जब बेनिफिट मिला और तब तुम्हें लगे इतना ही बेनिफिट है, नहीं करना, छोड़, तो मत करो, लेकिन बेनिफिट मिलने तो दो। ओके, तो वो जो बेनिफिट मिलता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेनिफिट मतलब लो लेवल का। अरे भगवान के नाम का बेनिफिट ना हो तो फिर मतलब ये तो मीनिंगलेस बात हो गई ना। ओके, तो लाइक दैट, तो वो तुम कैसे भी करो अच्छा है। ओके, तो उस सेंस में मम्मी ने मुझे वो टाइम पे ऐसे जो भी मम्मी लिखते थे तो कि अभी ये सब का क्या करें, और डाल दो। तो जो पूरा घर बनाया, घर के ग्राउंड लेवल पे भी वो साइड का जो नया एक्सटेंड किया था घर, उसके ग्राउंड लेवल पे भी डाला, इसके टेरेस सीलिंग सब जगह ऐसे डाला हुआ है। ये बात जस्ट मुझे अभी याद आई, वो जो मैं तुम्हें राम मंदिर का बताया तब ऐसे कनेक्ट हुआ। लेकिन सोचो कैसा कनेक्ट हुआ, मतलब अनजाने में मैंने भी ये सब किया है अनजाने में मैंने नहीं सोचा था कि मतलब हाँ पहले के लोग ऐसा करते थे या जब राम मंदिर बनेगा तो ऐसा करेंगे, वो मुझे नहीं पता था। ये तो अभी स्ट्राइक हुआ इसलिए मैं तुम बता रहा हूँ कि ऐसा किया है। बट ऐसा होता है ना, अगर तुम अच्छे काम करते रहो तो अनजाने में ही तुम सब कुछ अच्छा करते करते जाओगे, तुम्हें मतलब ऐसे हेल्प मिलती जाएगी। एक श्लोका है, वो अभी थोड़े दिनों से मैं बार बार बोलता हूँ, वो है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम की कृपा होती है ना, उसके ऊपर सबकी ही कृपा होती है। मतलब सबको ये, मतलब राम की कृपा हो गई, मतलब राम इन द सेंस भगवान, ऐसा नहीं सिर्फ राम जी, भगवान सभी एक ही है। ओके, बट उनकी कृपा हो गई तो ऐसा समझो सबकी कृपा हो गई, फिर ना कोई तुम्हारा दुश्मन है और ना कोई तुम्हें हेट करने वाला है, कोई तुम्हारा गलत नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। क्यों? अरे भगवान की कृपा हो गई, वो दुश्मन को भी दोस्त बना देंगे, उतना पावर है, इनफाइनाइट पावर है। तो मतलब कोई दुश्मन नहीं, कोई हेट करने वाला नहीं, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब तुमसे मतलब सब कुछ जो तुम सब अच्छा 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 अच्छा, नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिविटी वैसे। लेकिन कब वो लेवल की कृपा होनी चाहिए, वो लेवल की कृपा कब होगी, जब वो लेवल के हम कुछ काम करेंगे। जैसे कि होना तो नहीं चाहिए ऐसा, मैं एज अ टीचर नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी हम देखते ही है ट्यूशन में, स्कूल में 50 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट, ट्यूशन क्लास फिलअप है पूरा। सब में से हर टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो कुछ सर के बारे में या टीचर के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता है या फिर कुछ उनको प्रॉफिट होता है, नॉट लाइक दैट। एक चीज की वजह से, एक पॉइंट की वजह से कोई चीज किसी का भी फेवरेट हो जाए ना, नॉट ओनली सर और से टीचर और स्टूडेंट, नॉट ओनली दैट, पेरेंट का भी, तुम पेरेंट के भी फेवरेट हो गए। ओके, मतलब कि 2 चाइल्ड है उसमें से एक चाइल्ड फेवरेट हो गया, वैसे होगा नहीं, मतलब पेरेंट के लिए सब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी एक के लिए मतलब थोड़ा एक कुछ ज्यादा ही अच्छी एक फीलिंग्स है हार्ट में। तो मतलब ये कब होती है पता है? जब जो भी वो बोले वो तुम कर दो, तब वो कृपा होती है कि मतलब ये फेवरेट। ओके, मतलब जो तुमने बोला वो उसने कर दिया, और उसने कैसे किया, उसने अपना जो ओरिजिनल, जो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये थोड़ा हम बाहर जा रहे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ये जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, तो शिष्य कैसा होता है पता है? गुरु ने बोला मतलब करना है विदाउट यूजिंग योर ब्रेन। ओके, कि भाई बोल दे कि भाई रोज यहाँ से 5 किलोमीटर तुझे दौड़ के जाना है, वहां से पानी भर के लाना है,
हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ थे हम? हाँ सपोज, हाँ गुरु शिष्य कि सपोज कोई गुरु ने बोल दिया कि भाई यहाँ 5 किलोमीटर दूर जाओ, वहां से रिवर में से पानी भर के यहाँ रोज लाओ। तो फिर शिष्य बोले क्यों 5 किलोमीटर दूर जाना है, यहाँ हम तो रिवर बैंक पे रह रहे हैं, यहाँ जाओ और रिवर में से उठा के ले आओ, ये भी तो फ्रेश वाटर है, और 5 किलोमीटर दूर भी वही रिवर से लाना है। ये लॉजिक ना लगाए ना, वो सही शिष्य बन सकता है। मतलब लॉजिकली तो सही है शिष्य की बात भी कि भाई क्यों जाए, वही रिवर 5 किलोमीटर बाद भी वही रिवर है, अभी भी वही रिवर है, तो फ्रेश वाटर। बट इनके पीछे ये जो ऑर्डर देते हैं, ये जो आज्ञा देते हैं ना, उसके पीछे पर्टिकुलर गुरु की, वो शिष्यों को कोई चीज सिखाने की बात होती है। मतलब वो कुछ सिखाना चाहते हैं लेकिन वो देख नहीं पाते कि, और इसी वजह से पहले तो क्या था, इसीलिए स्कूल्स मतलब आश्रम ऐसे ही थे कि बस पेड़ लकड़ियाँ काटने जाओ। क्यों? क्योंकि वो रात को खाना पीना बनाना है ना, तो वो लकड़ियों से ही फ्यूल, एज ए फ्यूल बनाएंगे। तो क्या मतलब, हाँ ऐसा मत किया करो, डिस्टर्ब होता है। हाँ तो ये क्यों किया? ओके, तो उसका कोई रीज़न है कि भाई फिजिकल फोर्स लगे, कुछ बॉडी बने, ओके, थोड़ा बॉडी डिटॉक्स हो, ये सारी चीज़ें, मतलब कोई ना कोई इंटेंशन होता है, इसलिए करते हैं। तो बात ये थी कि वो फेवरेट कब बनते हैं, किसी के भी फेवरेट, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, जैसे मैंने बताया पेरेंट्स के या टीचर्स के, ऐसा नहीं, किसी के भी। तुम एक दूसरे के, जैसे कि 3 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन में एक दूसरे से बहुत बनती है और तीसरे से थोड़ी कम बनती है। वो 2 की क्यों बनती है? क्योंकि सपोज कोई एक जो बड़ा है, वो जो बोले वो दूसरा कर देता है, तो वो बड़े के लिए तो दोनों ही छोटे हैं, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर छोटा है, उसके साथ ज़्यादा बॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कहना मानता है। दैट डज नॉट मीन कि उसके दूसरे के साथ हेट कर रहे हैं, नहीं, हेट नहीं कर रहे, सब इक्वली है। लेकिन ये कृपा और से आशीर्वाद और कृपा ऐसी बात है कि अगर पता चले कि कौन कितना एंथुजियास्टिक है, मतलब कौन कितना आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि कोई गुरु क्या करेगा, किसी को आगे ले जाएगा, लेकिन कब ले जाएगा? जो लेवल पे हो वहां से आगे ले जाएगा ना। सब लोग अलग अलग लेवल पे, अब सबको ऐसे उठा के सबको एक ही लेवल पे कैसे डाल देंगे? ओके, ऐसे तो कोई चीज तो है नहीं कि तुम्हें दिमाग में ऐसे घुसेड़ दे और हो जाए सब कुछ। तो जो लेवल पे है उस लेवल से आगे, लेकिन सब कोई ऐसा करते जाए तो सब लोग ऐसी कृपा, मतलब टीचर्स की, पेरेंट्स की कृपा हो सकती है। और जब ये कृपा, और हम तो बात कर रहे थे जहाँ पर कृपा राम की हो, मतलब भगवान की अगर, तो जैसे कि टीचर्स की, जो टीचर्स ने बोला वो तुमने किया तो टीचर के फेवरेट, पेरेंट्स ने बोला वो तुमने किया तो पेरेंट्स के फेवरेट, तो फिर जो भगवान ने किया, बोला तुम्हें, वो तुमने किया, तो तुम भगवान के फेवरेट हो गए। और अगर भगवान के फेवरेट हो गए, ता पर कृपा करे सब कोई, मतलब फिर भगवान की कृपा है तो और कुछ तुम्हें चाहिए, फिर तो सबको ही कृपा करेंगे। लेकिन अब सबकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा मिल गई। उसके बाद सब कुछ कोई करे, कोई तुम्हारे सामने बोले या फिर सपोर्ट में बोले, क्या फर्क पड़ता है? जब गॉड इज विथ यू, देन फिर क्या फर्क पड़ता है पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है या नहीं है? ओके, लेकिन साथ ही होगी। लेकिन ये तो एक लॉजिकल बात है कि अगर भगवान साथ है तो फिर डरने की क्या बात है, लाइक। बट वो कब आएगी? जब वो हम उनके भगवान के फेवरेट बने। भगवान के फेवरेट बनेंगे कैसे? तो या तो उनके जो अवतार्स उन्होंने लिए हैं, उन्होंने जो लाइफस्टाइल फॉलो की है, वो जो सिखाना चाहते थे, लाइफस्टाइल फॉलो किए मतलब सेम उनके जैसा कॉपी पेस्ट नहीं, वो जो सिखाना चाहते थे वो सीखे। या तो फिर हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उनमें बताया गया है कि ये स्क्रिप्चर्स में ऐसा 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 है। क्यों है? क्योंकि सपोज लॉर्ड रामा है, उन्होंने ये किया था। देखो, एक जैसे कि एक कोई भी वैल्यू, कितनी सारी उनकी लाइफ की तो वैल्यू है। एक वैल्यू सपोज कि पापा ने बोला कि जाओ भाई 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ, तो वनवास चले गए। भाई क्यों जाए, मैं क्यों जाऊँ?
मैंने क्या किया है? मैं क्यों जाऊँ भाई? आपने ऐसे बोल दिया, मैं क्यों वनवास जाऊँ? मेरी गलती है। आपने वरदान दिया था अपनी वाइफ को, तो अपनी वाइफ के वरदान पूरे करने के लिए मैं जाऊँ? और वो तो मेरी सगी माँ भी नहीं है। मेरी सगी माँ ने थोड़ा वरदान मांगा था, वो तो मेरे सगी इन द सेंस दूसरी माँ है। ओके, मतलब समझ, रामायण तुम्हें पता होगा तो थोड़ा लॉजिकल लगेगा कि भाई मैं क्यों मानूं आपकी ये बात? ओके, इसमें मेरी क्या गलती? अभी अभी शादी हुई और आप, कल तो मुझे राजा बनना था और आप मुझे वनवास भेज रहे हो, जंगल भेज रहे हो, वो भी 14 साल के लिए। ये क्या बात हुई? लाइक दैट। बट ये सब तो मैं बोल रहा हूँ। ओके, नो क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। ठीक है पिता, डन, आप जो बोले वो। अब सोचो वो लेवल का, ये पिताजी की आज्ञा, पेरेंट की आज्ञा मानी, इतना बड़ा डिसीजन। कल सुबह, हाँ, ऐसा भी नहीं कि ऐसे बता दिया था कि 1 वीक के बाद तुम्हें जाना है, ऐसा नहीं। कल सुबह राजा बनना है, कल सुबह अयोध्या का राजा बनना है, और कल सुबह ही जंगल निकले। आज रात को बताया कि कल सुबह तुम्हें राजा नहीं बनना है, वनवास जाना है। आज रात को बताया कि कल सुबह तुम जो सोच रहे हो कि राजा बनोगे, नहीं बनोगे। सोचो और ये डिसीजन को मान लेना और पूरी लाइफ दे देना, चले जाना। जस्ट इमेजिन, ये एक वैल्यू हो गई। ये तो एक वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू कि भाई ऑब्लाइजिंग नेचर, जो पेरेंट ने बोला, दैट्स इट। अब कोई क्यों, क्या, कैसे, मैं क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, कुछ नहीं, बोला करना है। हमारा बुरा थोड़ी चाहेंगे वो। टीचर है, पेरेंट्स है, वो क्या चाहेंगे? उनकी इच्छा क्या है कि उनका, मतलब स्टूडेंट का और से चाइल्ड का भला हो। तो फिर क्यों हम हमारा दिमाग लगाए? हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, दिमाग, वो बोल रहे हैं कि यहाँ दिमाग लगाओ, ये तुम्हारी स्किल में दिमाग लगाओ, स्किल के ऊपर काम करो, तो वहां दिमाग लगाओ ना। फालतू की चीजों में हम क्यों दिमाग लगाएं? ओके, तो ये सब चीजें सीखने को है। ये तो मतलब कैसे पता चलेगी कि मतलब भगवान के फेवरेट कैसे बने? तो स्क्रिप्चर्स पढ़ो, या फिर पर्टिकुलरली किसी के कोई गुरु हो, ओके, रिलीजियसली कोई भी गुरु हो, कोई भी, ओके, तो वो जो बोल रहे हैं वैसा करते जाओ। फिर बोले कि भाई रोज सुबह उठकर तुम्हें 15 मिनट कोई भी चैंटिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है, या फिर गॉड की सेवा करनी है, कृष्ण जी की, गोपाल जी की, घर में सेवा करनी है, उनको नहलाना है, कपड़े पहनाने हैं, प्रसाद देना है, जो भी बोले, कोई भी जो गुरुजी हो तो, और अगर गुरुजी नहीं है तो भगवान ही गुरुजी अपने, ओके, डायरेक्टली गॉड। तो फिर पता कैसे चलेगा? स्क्रिप्चर्स पढ़ो, उनकी लाइफ से सीखो, वैसा करते जाएंगे, उनके फेवरेट बन गए, और जितने उनके फेवरेट बन गए सब कुछ मिलता गया उनको। यहाँ पर भी दो चीज़ है, मतलब दो वे में भक्ति भी होती है। मतलब कि जैसे कि शिव जी है, तो सबसे बड़ा भक्त कौन है शिव जी का? रावण। ओके, जनरल नॉलेज में पूछे जाने वाला कृष्ण, तो रावण। लेकिन ट्रू मीनिंग में सबसे बड़ा भक्त कौन है? मैं, रावण जी भी ट्रू मीनिंग में भक्त है, हम ना नहीं बोल रहे, बट अब दूसरा नाम लो तो कौन लो? विष्णु जी भी है, करेक्ट, वेरी गुड। तीसरा नाम ले लो, चलो। नहीं, नंदी। ओके, तो जो अभी विष्णु जी तो भाई ऐसा समझो सेम ही, शिव जी ही, बट हम तो विष्णु जी से तो कंपेयर करने की बात ही नहीं है। ओके, बट नंदी और रावण दोनों ही शिव भक्त। रावण जी ने कुछ चीज चाहिए इसलिए भक्ति की, और नंदी ने पूरी लाइफ भक्ति की। क्यों? क्योंकि शिव जी चाहिए, कुछ चीज नहीं चाहिए, शिव चाहिए भाई, तुम ही चाहिए। तुमको भगवान पूछे तुमको क्या चाहिए? आप चाहिए। ओके, आप ही चाहिए, तो बोले आप चाहिए मतलब क्या? आप ही चाहिए, बस आपकी सेवा करनी। तुम्हें घर बार नहीं बसाना है, शादी वादी नहीं करनी है, कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए, कुछ मुंह माया नहीं है, कुछ भी ऐशो आराम नहीं, आप ही बस ऐसे उनके सामने, जैसे शिवलिंग के सामने कैसे नंदी बैठे रहते, वैसे ही भगवान ध्यान कर रहे हैं और उनके सामने ऐसे बैठे रहे। जब जागेंगे, क्या चाहिए? पानी चाहिए, ये लो पानी। कुछ खाना है, वैसे वो सबसे परे है, खाने पीने से परे है, ओके शिव जी। बट
सेवा में पूरा, और कुछ नहीं। नहीं, वो पूरा तुम स्टोरी पढ़ो तो मतलब हमें लगे कि यार क्या उनकी क्या लाइफ है, नंदी की कुछ नहीं, क्या चाहिए बस वही आप आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इमेजिन। तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। तो पहले जब हम करते हैं, अभी हम जो कृपा की बात कर रहे थे, तो हमें कृपा क्यों चाहिए? जहाँ पर कृपा राम की हुई फिर सब कृपा करेंगे। अब राम की कृपा हो गई, लेकिन हमें राम की कृपा चाहिए क्यों? तुम्हें राम चाहिए या राम के वरदान से कुछ और चाहिए? वो भी वो डीप है फिर, बट कोई बात नहीं, राम की कृपा से बहुत कुछ मिल जाए तो वो मिला हुआ है, उसका भोग करने के बाद तुम राम को मानना कि भाई अब कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ आप चाहिए, बट वो भी एक पार्ट है। ओके, सो बहुत डीप है, ये सब समझना है, लाइफ में यूज होगा। हम स्तूपा जहाँ पे बुद्धा जी की बॉडी के रिमेन्स थे, वहां से बहुत डीपली बहुत दूर जगह चले गए, बट इम्पोर्टेंट था और मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तुम लोगों को जानने के लिए, इसलिए मैंने बताया। ओके, स्तूपा पे ही यहाँ रखते हैं, स्टोरी कल आगे देखेंगे। ओके